व्हाई यू ओवर एक्सप्लेन एंड इट लोअर्स योर स्टेटस। मेरे को याद है, ये मेरे थर्ड ईयर की बात है। मैं एक क्लब के ओरिएंटेशन में गया था। मैं अपने थर्ड ईयर में था। मैं किसी क्लब के ओरिएंटेशन में क्यों जाऊँगा, क्योंकि मेरे एक पहचान वाला उसमें बोलने वाला था। तो मैं बोला ठीक है, ऑब्वियसली उसका प्रोत्साहन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा। एंड जब इवेंट हो गया तो क्लब का प्रेसिडेंट, वो जानता था मेरे को, क्योंकि मेरे को सिनेमाटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो उसने मेरे को पूछा कि तू इस क्लब में क्यों नहीं आया। एंड मैंने उसको बोला कि क्योंकि मेरे को आना नहीं था। कॉन्वर्सेशन खत्म। उसके बाद वो किसी और से बात करने लग गया। बट 5-10 सेकंड बाद पता नहीं क्या मेरे अंदर क्या चुल मची थी। मैंने बोल दिया कि, मैंने उसको कुछ तो फुद्दू रीज़न दिया कि ये है, वो है, ये है, वो है। और बोलने के बाद जब मैंने उसको देखा तो वो सुन भी नहीं रहा था, वो किसी और से बात कर रहा था। और उसी समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्या ज़रूरत थी बोलने की। और वापस आते-आते मेरे को थोड़ा-सा लगा कि ठीक है, गलती हो गई। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा पहला सेंटेंस था, वो कंप्लीट था। उसमें मेरे को एंडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने क्यों बोला, इसी पे मेरे को सोचना था। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैं उसको और रीज़निंग दे रहा था? मैं उसको और रीज़निंग क्यों दे रहा था? क्या उसने मेरे से माँगा था? नहीं। मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही कंप्लीट था। मेरे को पता था, फिर भी मैंने वो चीज़ बोली। एंड इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट ओवर एक्सप्लेनिंग एक्चुअली इज़। Let's be precise, because this conversation can go wrong fast. Being clear is not over explaining. Being thorough, when thoroughness is asked for, is not over explaining. जब एक डॉक्टर आता है और डायग्नोसिस बताता है, तो उसको ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ बतानी पड़ेगी। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि ओ भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, इतना सारा पैसा कमाता हूँ, इसको एक ही दूसरी चीज़ बोलूँगा, ये फुद्दू इंसान है, इसको ये कुछ पूछेगा नहीं। वो ऐसा नहीं बोलता। ना ही कि लॉयर। लॉयर भी प्रॉपर्ली बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, क्या हो रहा है। None of that is what we are describing. ओवर एक्सप्लेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ओवर एक्सप्लेनिंग समथिंग स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक। It's adding defensive layers after a point is already done. It's reopening an evaluation that has already closed. And number three, it's continuing to sell after the sale is done. सबसे पहला, तुमने कुछ पॉइंट बोल दिया और तुम्हें लग रहा है कि यार आगे से मेरे को क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, तुम खुद से ही एक डिफेंसिव पॉइंट डाल दी। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ होता है कि रीओपनिंग एन इवैल्यूएशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लोज़्ड। उस वो चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है और बोलने की ज़रूरत थी नहीं। एंड थर्ड चीज़ सेल में आता है। ये सेल्स में सिखाता है कि मान लो मेरे को ये बॉटल बेचना है एंड मेरे को कस्टमर मिल गया। मैंने उसको बोला भाई 250 की बॉटल है, लेगा? तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला ठीक है, मैं पैसे ले लूँगा। मैं इसको और नहीं बोलूँगा भाई ये बॉटल लोहे का है, इसमें गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है। ये है, वो है। नहीं, सेल हो चुका, मेरे को उसके पैसे मिल गए। मैं उसको रीअश्योरेंस और क्यों दूँ? मैं और अगर बोलूँगा तो मैं बस हगूँगा। बहुत सारे केस में डिफरेंट भी होता है, बट उस समय सेल क्लोज़ होने के बाद मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी चीज़ों की बातें कर सकता हूँ। सेल क्लोज़ हो चुका है। There's a concept worth naming here that is called exit discipline. Exit discipline is the ability to recognize when a thought is complete and leave it completely. Most people have very weak exit discipline, and this weakness is not random, it has causes. Related to this is calibrated completion. दो चीज बात की मैंने, exit discipline और calibrated completion, अभी उसके बारे में बात करेंगे. Knowing not just what to say but where to stop. The extra sentences are often accurate, often relevant. The problem isn't the content, the problem is structural, it's social. It's about what those extra sentences signal, whether you intend them to or not. ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मैं 3 लेयर की बात करूँगा। सबसे पहला साइकोलॉजिकल, सेकंड स्टेटस एंड सिग्नलिंग एंड थर्ड कॉग्निटिव लोड एंड क्रेडिबिलिटी। सबसे पहला लेयर, द बिहेवियर स्टार्ट्स विथ व्हाट रिसर्चर्स कॉल इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, द heightened concern with how you are being judged in a social setting. When that activates, it triggers impression management. नाम तो ही समझ में आ रहा है impression management से। Irving Goffman described social interaction as a kind of performance where we are constantly managing how we appear. ये cynicism नहीं है, ये accurate है. The problem is when impression management becomes reactive. Here's what happens in real time. तुम कोई sentence finish करते हो और वो sentence बोलने के आधे सेकंड बाद जो तुम्हारी जबान से निकल जाता है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है, तुम्हें लगता है कि यार मैंने कुछ गलत बोला क्या? क्या वो इसका कोई और मतलब समझ सकता है?
आंसर होता है जनरली हाँ भाई, मतलब कि तुम कुछ बोले अगर ऑफेंड हो सकता है, और द सिस्टम फाइल्स अ करेक्शन बिफोर यू हैव कॉन्शियसली डिसाइडेड टू ऑफर वन। तुम बस बोल पड़ते हो। दिस इज प्री एम्प्टिव डिफेंस। यू आर डिफेंडिंग अगेंस्ट अ क्रिटिसिज्म जो अभी तक आया ही नहीं है और जो कभी ना आएगा। ये मेरे से कभी कभी इंटरव्यू में होता है कि मैं कुछ चीज बोला और फिर मैं एंड में कुछ और चीज बोल देता हूँ। वो चीज वो कभी खोद के निकाल ही नहीं सकता था, बट मैंने उसको डिफेंड किया जब उसको डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं थी। यही है दिक्कत। अब आते हैं लेयर टू में। मूव अप अ लेवल फ्रॉम इंडिविजुअल साइकोलॉजी टू सोशल डायनामिक्स। There is a consistent pattern in how people perceive communication volume in relation to status. Individuals perceived as high status tend to deploy language economically. They make claims without extensive scaffolding. They let assertions stand. They don't anticipate objection before objections are raised. समझे? They don't anticipate objection. जब तक ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं होगा वो उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर खड़ा होगा तो जो जवाब देंगे। When you over explain, you are communicating below the level of the actual words that you are uncertain whether your position can hold on its own. समझे? तुम जब ओवर एक्सप्लेन करते हो तुम्हें लगता है कि तुमने जो बोला वो स्टैंड नहीं करेगा, इसलिए तुम उसको एक और रीजनिंग दे दो कि भाई इस कारण से मैं बोल रहा हूँ। एंड दिस इज प्रोसेस बाय अदर्स ऑफन विदाउट देयर अवेयरनेस। उनको भी नहीं पता क्या हो रहा है, एज अ कैलिब्रेशन डाउनवर्ड। Signaling theory from evolutionary psychology adds another layer. Signals are credible when they are costly. In social communication, brevity is implicitly costly. It removes the safety net of elaboration. A short, clean statement with no hedging is exposed. If you're wrong, you're obviously wrong. There's nowhere to hide. Over explanation, by contrast, is low cost hedging. Here's my claim, and here's a layer of protection around it in case the claim fails. The protection weakens the claim. यहाँ पे तुम बेसिकली बोलते हो कि मैंने रीजन बोल दिया, बट एंड में तुम कुछ बोल देते हो कि अगर मैं गलत हुआ तो जरूरत थी नहीं थी। लेयर थ्री के बारे में आता है, कॉग्निटिव लोड एंड क्रेडिबिलिटी। द थर्ड लेयर इज कॉग्निटिव रिसर्च ऑन प्रोसेसिंग फ्लुएंसी। The ease with which information is mentally processed shows that statements which are easier to process feel more credible, more authoritative. A clean, direct assertion has high processing frequency. बहुत सारे लोग को तुम बोले हो, देखे होगे, वो जब कुछ चीज़ बोलते हो एकदम कन्विक्शन से बोलते हैं, तुम सुनने के बाद तुम्हें लगता है भाई ये तो बहुत क्रेडिबल है। मे बी तुम इससे कभी मिले हो, तुम इससे कभी नहीं मिले हो, बट उसके बोलने के बाद तुम्हें लगता है कि भाई ये बहुत सही है। मेरे को याद एक सिनेरियो, मेरे को पता था कि भैंस का दूध ऑब्वियसली महँगा मिलता है गाय के दूध से। क्यों? क्योंकि भैंस लोग को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको नहला-धुलाना पड़ता है, उनको कुछ स्पेशल टाइप का चारा-वारा भी देना पड़ता है। ऐज़ कम्पेयर टू गाय, गाय बहुत लो मेंटेनेंस होती है। अब तुम देख सकते हो कि ऑब्वियसली जिसको सँभालने में ज़्यादा खर्चा आएगा, उसका दूध महँगा बिकेगा। ये मेरा था लॉजिक, और ऑब्वियसली आधा लीटर दूध गाय का चौ 22 नहीं 27-28 रुपए में मिलता है, और भैंस का 36 रुपीज़ में मिलता है। 9 रुपए का अंतर है। कभी-कभी 37, कभी-कभी 38। जब मैंने क्लास वाले से किसी को पूछा, उसने बोला कि नहीं ब्रो, गाय का दूध ऑब्वियसली महँगा होगा। मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को पता नहीं होता तो मैं तेरे बात को बिलीव कर लेता। मूविंग ऑन। And there's a dilution. A statement padded with qualification and preemptive exceptions have low processing fluency. And there's a dilution effect. When you add sentences that carry no new information, you're not maintaining impact. You are spreading it thin. The strong claim gets surrounded by weaker material. The central point loses density. समझे? Every unnecessary sentence is asking something of the listener that isn't worth asking. एक बार जब तुम पॉइंट बोल दिए तो गप बस भाई चुप हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। बट अब यहीं पे कुछ नुआंसेस आते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तुम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तुम्हें उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट जब अपने दोस्त से बात करते हो तो वहाँ पे तुम्हें उसको देना है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। ऑब्वियसली तुम दोगे उसको।
क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑप्शनल नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, फिर कैजुअल सोशल सेटिंग की बात करते हैं। तुम किसी को मिले हो और अगर तुम ओवर एक्सप्लेन करते हो तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी सिग्नल होता है। अगर मेरे को कोई मिलेगा इंसान सोशल सेटिंग में, बोलेगा भाई तू सुट्टा नहीं मारता क्या? मैं बोले कि नहीं मैंने नहीं मारता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। खत्म। मेरे को उसको ज्ञान पिलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मेरा डाइट चलता रहता है, मैं एथलीट हूँ। कुछ नहीं, उतना ही बोलना था उसको। In these environments, impressions form fast, and the pattern of unprompted elaboration needs reliably as slow confidence is one's own position. Silence after a completed statement doesn't create awkwardness here, it creates weight. समझे? जब मैं बोलूँगा कि भाई मैं सुट्टा नहीं मारता, मेरे को पसंद नहीं है, उसके बाद वो क्या बोलेगा भाई? मोस्टली जब तुम ऐसे सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में जाते हो तो लोग चुप हो जाते हो कि हाँ भाई ठीक है, उसका अंडरस्टैंडिंग है, ये उसका स्टैंड है, ही स्टैंड्स फॉर समथिंग, बस खत्म। The person who delivers a view and then simply waits has demonstrated something. They are comfortable with the closed thought. They are not seeking validation. दूसरे सिनेरियो में आते हैं, इन हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप द कैलकुलस चेंजेस एंटायरली। जब तुम किसी अपने दोस्त के साथ हो, एकदम क्लोज फ्रेंड, लॉन्ग टर्म दोस्त है, कोई अच्छा दोस्त है जिसको तुम पसंद करते हो, तो वहां पे तुम्हें अपना इंटरनल प्रोसेस बताना जरूरी है, क्योंकि ये कहता है कि भाई मैं तेरे को ट्रस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू भी जाने यहाँ क्या चल रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। वो अलग चीज़ हो जाती है। मान ली कि तुम किसी प्रोफेशनल सेटिंग में थे और कोई बोलेगा कि चलो डिनर का प्लान बनाए, तुम बोलोगे कि ना ना ना, आई हैव ऑलरेडी मेड प्लान्स विद समवन एल्स, खत्म बात। वो बोलेगा ऑलराइट ऑलराइट, आई विल सी यू व्हेनेवर वी मीट, वो खत्म हो जाता है। बट तुम्हारा दोस्त बोलता है कि भाई चल घूमने चलते हैं या फिर खाने चलते हैं, तुम बोलोगे नहीं यार, वो जो राहुल है ना उसके साथ मेरा प्लान बना था, सॉरी आज नहीं हो पाएगा, बट कभी और हम लोग प्लान बनाते हैं। तो वो बोलेगा ठीक है यार चलता है। या फिर कोई और रीज़न हो कि नहीं यार मेरा पेट खराब है, नहीं हो सकता मेरे से, बाद में चलता है कभी। तुमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया क्योंकि वहाँ पे वो ज़रूरी था। किसी स्ट्रेंजर को देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कुछ नहीं लगता है तुम्हारा। बट तुम उसके साथ रिस्पेक्टफुल हो, ऑनेस्ट हो। बट अपने दोस्त के साथ तुम्हें अपनी वल्नरेबिलिटी दिखानी है। हमेशा दिखानी तुम्हारे ऊपर है, कब दिखानी कब नहीं। बट तुम्हें उसको कॉन्टेक्स्ट देना है क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेम मैकेनिज्म, डिफरेंट रिलेशनल सॉइल, डिफरेंट आउटपुट। और जो तुम क्लोज फ्रेंड के साथ करते हो वो वीकनेस नहीं, वो ऑनेस्टी है। द एरर मोस्ट पीपल मेक इज अप्लाइंग द इंटीमेसी रजिस्टर टू नॉन इंटीमेट कॉन्टेक्स्ट। जब तुम स्ट्रेंजर्स को भी क्लोज फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हो, ऑफरिंग टू मच इंटरनल रीजनिंग, टू मेनी विंडोज इनटू देयर अनसर्टेनिटी, जरूरत नहीं था। यही डिस्टिंक्शन है इमेज प्रोटेक्शन और रिलेशनशिप मेंटेनेंस में, समझे? अगर तुम उसको एक दो लाइन एक्स्ट्रा बोलते तो वो था इमेज प्रोटेक्शन, और जब तुम एक दो लाइन एक्स्ट्रा बोलते अपने दोस्तों के साथ तो वो रिलेशनशिप मेंटेनेंस होता है भाई। ऑब्वियसली तुम उसको नहीं बोलोगे तो और किसको बोलोगे? स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। नो विच वन यू आर डूइंग। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करना चाहूंगा। 3 स्टेप्स, एकदम सिंपल। स्टेप 1, डिलीवर अ क्लोज पोजीशन। एक क्लेम दो, एक रैशनल, और कोई एंटिसिपेशन मत दो। और वो हो सकता है कि आई थिंक द टाइमलाइन माइट नीड टू बी एक्सटेंडेड, दो आई डोंट नो, दैट्स नॉट आइडियल एंड देयर आर प्रोबेबली कंस्ट्रेंट्स आई एम फाइनली नॉट सीइंग, बट वेयर दिस आई सी इट सीम्स लाइक ला 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 ला। मेरे को बोलना है कि भाई 2 वीक में ये चीज़ हो सकती है। बट ये जो करंट एस्टिमेट है वो मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन को 2 वीक की और ज़रूरत है, क्योंकि 2 वीक में ये स्पेसिफिक चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। खत्म, काफ़ी था। द सेंटेंस क्लोजेस, व्हाट हैपन नेक्स्ट इज़ अप टू द कन्वर्सेशन। आगे वाला अगर क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछेगा तो तुम बोलोगे, ये तुम्हें उतनी बोलने की ज़रूरत थी। वो बोलेगा भाई 2 वीक का डेडलाइन है, बोलोगी सॉरी बट ये चीज़ 2 वीक में नहीं हो पाएगी क्योंकि टेस्टिंग के लिए 2 वीक से ज़्यादा लगता है। तुम्हें 2 वीक से ज़्यादा, तुम्हें और टाइम चाहिए, खत्म। तुम उसको और रीज़न नहीं दोगे। स्टेप 2, एक्सप्लोर बिफोर एक्सपैंडिंग। बहुत सारे सिनेरियो में ये होता है कि तुमने अपना कुछ पॉइंट रखा और आगे वाला उसको क्वेश्चन करता है क्योंकि उसको जानना है कि भाई तूने ऐसा बोला क्यों। कभी-कभी हम लोग इसको डिफेंस मोड में ले लेते हैं कि भाई क्या हुआ? इसने ऐसा क्यों बोला? क्या ये मेरे थिंकिंग पे सवाल उठा रहा है? क्या इसको मैंने ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया, इसे समझ में नहीं आया? तो यहाँ पे तुम जस्टिफाई मत करो। तुम उल्टा पूछो कि भाई
तेरे को दिक्कत क्या है, मतलब कि दिक्कत क्या है, एकदम ऐसा वाला नहीं, तुम पूछोगी कंसर्न क्या है, या फिर तेरा व्यू पॉइंट क्या है जो मैंने बोला, तुझे क्या समझ में आया, थोड़ा सा ऐसा टाइप का। दिस गिव्स यू एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द ऑब्जेक्शन इज, rather than having you defend against that imagined version of it। तुम्हें लगे कि भाई लगता है ये इसलिए बोल रहा है कि इसको डाइट कोक नहीं पसंद है, बट वो रीजन है ही नहीं, कुछ और ही रीजन था, कुछ भी हो सकता है। And it signals that you are secure enough in your position that you are not rattled by the challenge. Most over explanation is a response to a challenge that hasn't been articulated yet. समझे? Step 3, install a micro pause. 1 to 2 seconds before responding to anything. तुम्हें जब भी कोई सवाल पूछता है तो तुम्हें तुरंत बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोच के देखो, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि यार ये मैं बोया का माइक क्यों यूज़ करता हूँ, और मैं तुरंत झट से बोलूँगा यार बोया का माइक ही मेरे को मिला था और फिर मैंने एक ही बार में झट से इसको ले लिया करके, और ये सस्ता भी मिल रहा था। जब मैंने एक ही बार में बोला तो मैंने 3 पॉइंट्स बोला। बट अगर यहीं पे किसी ने मेरे को पूछा होता, भाई तूने बोया का माइक क्यों लिया? मैं 1 सेकंड सोचूँगा, 1 सेकंड स्ट्रक्चर करूँगा, फिर मैं बोलूँगा, जितना टाइम और बजट मेरे पास था, बोया का माइक वाज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तुमने देखा अभी क्या हुआ? मेरे को खुद से लाइन्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि मेरा पहला लाइन ही स्ट्रक्चर्ड था और थॉटफुल था। मैंने अच्छे से उसको सोच के बोला, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। और अगर जैसे मैंने पहले ब्लर्ट आउट कर दिया, मैं चीज़ें ही बोलते गया। ये बहुत सारे केसेस में इंटरव्यूज़ में भी होता है मेरे साथ। 1-2 सेकंड पॉज़ ले लो, बीच में 1-2 फिलर वर्ड भी बोल दो, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक फॉर अ मिनट। फिर बोलो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में, उससे तुम्हें ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Is what I'm about to say new information, or am I just filling the silence because I'm uncomfortable with the closed sentence? The question asked consistently will do more for your communication than almost anything else in this video। 3 चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? अच्छे से स्ट्रक्चर करना है अपन को। पहले तो वही होता है, एक रैशनल दो, नो एंटिसिपेशन ऑफ ऑब्जेक्शन। नंबर 2, अगला क्वेश्चन करता है तो उसको अच्छे वे में लो कि अगले को समझ में कहाँ नहीं आया। तुरंत डिफेंड मत करो कि भैया मेरे को अटैक करे, नहीं अटैक नहीं कर रहा। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम भी पूछो तुझे क्या नहीं समझ में आया, मैंने क्या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। फिर वो जब बोलेगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। और थर्ड, कभी-कभी एंड में तुम्हें एक और सेंटेंस ऐड करना पड़ता है, क्योंकि तुमने अपने सेंटेंस को ढंग से स्ट्रक्चर ही नहीं किया था। तुम्हें उसको स्ट्रक्चर करना है तो पहले पॉज़ ले लो, फिर अच्छे से बोल लो। आखिर में तो सेंटेंस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट दिस इज़ नॉट, बिकॉज़ दिस कैन बी मिसरेड। दिस इज़ नॉट एन आर्गुमेंट फॉर साइलेंस एज़ अ स्टाइल। People who perform mystery by saying very little are not displaying strength. They're usually displaying a different form of anxiety। यहाँ पे कुछ नॉनचलांट लोग भी आ सकते हैं, बट वो थोड़े से वाना भी नॉनचलांट होता है, ठीक है? कुछ जो असली नॉनचलांट लोग होते हैं वो बहुत कूल होता है, ठीक है? दिस इज नॉट एरोगेंस। Offering a claim with no rationale and treating any challenge as beneath engagement, that's not discipline, that's a different failure mode। ठीक है? यहाँ पे मैं आता है स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन इन सर्विस ऑफ द लिसनर, कैलिब्रेट टू व्हाट द सिचुएशन रिक्वायर्स, क्लोजेस व्हेन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज कंप्लीट। अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई ये वाला टायर मैं स्कूटी में लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तुम बोलोगे हाँ बारिश में लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तुम बोलोगे नहीं बारिश में इसको मत लगा, खत्म, सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें बोलना है कि नहीं भाई बारिश के समय इसको मत लगा क्योंकि ये चक्का फिसलता है, उसको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, समझे? Defensive explanation expansion. Explanation is the service of anxiety. Continues past communicative necessity because the speaker doesn't trust the closed statement to survive. Number 3, arrogant dismissal. Offers no reasoning and treats the demand for it as an imposition. Not confidence, different insecurity, just differently। जब तुम कुछ बोल देते हो बोलोगे हाँ चल उसको समझ में आ गया होगा, आगे नहीं बोल रहा। मे बी उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्म करने में ही दिक्कत थी। ये भी होता है कभी कभी। What we are describing is the middle, calibrated disclosure. You give what's required, you close when the thought is complete। वीडियो के एंड में आता है। अब ओवर एक्सप्लेनिंग एट द कोर क्या है? इट्स लो ट्रस्ट इन योर ओन कंप्लीटेड थॉट। तुमने जो चीज सोची उसी में खोट है, उसी में तुम्हें ट्रस्ट नहीं है। अगर मैं बोलूंगा वेस्लिन,
मेरे को वेसलीन पसंद है क्योंकि मेरे सामने है, मैं 2 मिनट में इसको लगा लेता हूँ। और क्या भाई, मेरी मर्ज़ी भाई, तुम्हें भी उतना ही सुनना था। बट अगर कोई मेरे को क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछेगा कि वेसलीन ही क्यों? हिमालय का लिप बाम क्यों नहीं? तो मैं उसको बोलूँगा कि हिमालय का लिप बाम ट्रैवलिंग के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उसमें मैं ट्यूब से ही लगा सकता हूँ। एज़ वेयर अगर मैं घर में हूँ तो वेसलिन इज़ अ बेटर चॉइस क्योंकि मैं उँगली से निकालता हूँ क्योंकि मेरी उँगली साफ़ रहती है। समझे? मैंने उतना ही जवाब दिया जितना ज़रूरी था, मैंने बराबर बोला। When the sentence is done and something in you refuses it to be let done, when you reach for one more clause, एक और जस्टिफिकेशन देता हूँ, यहाँ मेरे को स्कूटी नहीं चलाना क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है इसलिए कार ज़्यादा सेफ है, कार ही चलानी चाहिए। भाई क्यों भाई, बोल दिया ना एक बार, खत्म करो, आगे लिए को इतनी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है? ढंग से सेंटेंस स्ट्रक्चर करो और बोलो और आगे बढ़ो। And the people listening to you feel that belief, not in what you say, in the architecture of how you say it. True communicative authority is not about being forceful, it is about performing brevity. It is about knowing with genuine internal confidence कि वो सेंटेंस कब खत्म हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में इतना कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो वो गलत होगा। तुम्हें जाके बहुत सारी जगह ट्राई करना पड़ेगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। एक बार होगे फिर बोलोगे अरे यार हक दिया मैं, अब नहीं करूँगा मैं। लूजिंग स्ट्रैटेजी है। जितना भी तुम चीज़ यहाँ सीख रहे हो, कुछ भी सोचते हो, सीखते हो, उसको जाके करो कम्युनिकेशन में मोस्टली। घर बैठे कितना ही सीख लोगे तुम, घर बैठे कोई कुछ नहीं सीखता है। बाहर जाओ, ट्राई करो, अपना फ़ॉर्मूला अपनाओ। देखो क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है। और सेंटेंस तब खत्म होता है जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में जितना कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर जिम का ट्रेनर मेरे को बोलता है कि आप अपर बॉडी ही ज़्यादा क्यों करते हो, आप लोअर बॉडी क्यों नहीं करते हो करके, जो सच नहीं है, मैं लोअर बॉडी हर दिन करता हूँ। तो ठीक है, उसका क्वेश्चन होगा कि आप अपर बॉडी करते हो, बट आप लोअर बॉडी हर दिन करते हो, आप लोअर बॉडी हर दिन क्यों करते हो? तो मैं उसको बोलूँगा क्योंकि मेरे को इंजरी हुई थी, इसलिए मेरे को उसको एक कांस्टेंट या एक बेसलाइन लेवल पे अपने पैरों को लाना है, इसलिए मैं ये करता हूँ। खत्म। उसके बाद मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा असल में मेरा लेग थोड़ा-सा वीक है ना, इसलिए मैं उसको हर दिन बिल्ड कर रहा हूँ। नहीं, बोल दिया मैं, खत्म कर दिया। अच्छे वे में बोला, स्ट्रक्चर करके बोला। तुम्हें लगेगा कि मैंने जो बोला वो काफ़ी नहीं था और बहुत सारे समय ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो तुम आखिरी लाइन नहीं बोलते हो वही अच्छी बात है। सेंटेंस को ढंग से स्ट्रक्चर करो, सोचो, समझो। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू सेड द फर्स्ट टाइम वाज़ इनफ। द लास्ट लाइन इज़ द वन यू डिडन्ट से। इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया उसको सोचो, हो नहीं रहा तो 2x की स्पीड में देखो। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है और उसमें उतना ही कॉन्टेक्स्ट देना है। अनजान को तुम ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दोगे। अगर तुम इसका वैलिडेशन चाहिए तो तुम उसको कॉन्टेक्स्ट देने लगते हो, डिफेंड करने लगते हो, तुम्हें डिफेंड नहीं करना है। भाई एक अनजान इंसान का वैलिडेशन मिलके तुम क्या उखाड़ लोगे यार? कभी-कभी अच्छा लगता है बट भाई तुम भी खुद के इंसान हो भाई। तुम्हारी भी सोच है। आगे वाले का वैलिडेशन मिलके तुम कहाँ तक जाओगे? खुद में रहो, खुद में कंप्लीट रहो। बोलना ईज़ी है मेरे लिए। खुद भी करके देखो। हाँ, ठीक है, आगे वाले से वैलिडेशन मिलेगा अच्छी बात है, बट एट द एंड तुम्हें लगेगा यार मैं उसके लिए जी रहा हूँ या फिर खुद के लिए जी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं भी जाके थूक रहे हो क्योंकि भाई मेरे को पता है मैं क्या हूँ, नहीं। रिस्पेक्टफुल रहना है अपन को। ऑलराइट? ये वीडियो बहुत लंबा था, होपफुली यू डिड वॉच इट। ऑलराइट? सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।